नमस्कार। हम बीपीएससी के अंतर्गत बिहार पॉलिटी का अध्ययन कर रहे हैं। इसी बिहार पॉलिटी के अध्ययन में हमने पंचायती राज व्यवस्था को देखा था। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का ये एक प्रमुख उदाहरण है। सत्ता अपने आप में संसाधन और साध्य दोनों है, और अगर संसाधन का समान रूप से वितरण होगा तो समाज के अंदर समरसता आती है। इसी समरसता का एक प्रमुख टूल हमारे पास आता है स्थानीय निकाय, और इसी स्थानीय निकाय के अध्ययन में हमने संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत पंचायतों का संवैधानिक प्रावधान देखा। भाग 2 के अंतर्गत हमने पंचायती राज व्यवस्था के प्रमुख घटकों का अध्ययन करा, और भाग 3 के अंतर्गत अब हम स्थानीय नगर निकायों का अध्ययन आज के इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो नमस्कार, मैं चंद्रशेखर स्वागत करता हूं चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम बीपीएससी और स्टेट यूपीपीसीएस की सीरीज के अंतर्गत अपने अध्ययन को निरंतर करते चले आ रहे हैं। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो अपना कमेंट्स करके हमको बताइएगा। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर लीजिए, और इसको अधिक से अधिक शेयर करिए। शेयर तभी करिएगा जब आपको लगता है कि हाँ, मेरे माध्यम से आपके ज्ञान में थोड़ा सा अर्जन हो रहा है। आइए प्रारंभ करते हैं अपना तीसरा लेक्चर, जिसमें आज हम स्थानीय नगर निकायों का अध्ययन करेंगे। बिहार के पॉलिटिकल मैप से ही हम लोग लगातार इसका स्टार्टिंग करते आ रहे हैं, और इस पॉलिटिकल मैप को हम लोग कई बार स्टडी कर चुके हैं। 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, 40 लोकसभा की सीटें हैं, 16 राज्यसभा के मेंबर्स बिहार से निकलते हैं। इस प्रकार से ये इतने बड़े परिक्षेत्र के साथ, जहाँ पे जनसंख्या घनत्व पूरे भारत का सर्वाधिक अधिक है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल स्टेट बन जाता है। और जब ये पॉलिटिकल स्टेट अपने आप में बन जाता है तो बिहार पॉलिटी भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसी महत्वपूर्ण पॉलिटी के अंतर्गत हम बिहार के आज नगर निकाय का अध्ययन करेंगे। और नगर निकाय में हमने कहा था कि बलवंत राय मेहता समिति आई वर्ष 1957 में, जिसने प्रावधान करा कि 3 स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय निकाय व्यवस्था होनी चाहिए। स्थानीय निकाय व्यवस्था में हमको ग्रामीण स्तर पर मिलती है पंचायत, और नगरीय स्तर पर हमको मिलती है नगर निगम। और नगर निगम भी हमारे पास 3 स्तर पे आते हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं नगर पंचायत, फिर हमारे पास आती है नगर पालिका, और फिर हमारे पास आते हैं नगर निगम। तो नगर पंचायत से बड़ा ब्लॉक हमारे पास नगर पालिका परिषद, और फिर उससे ऊपर हमारे पास आ जाता है नगर निगम। ऐसा जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर हो जाती है उसके लिए हमारे पास नगर निगम आ जाता है। और नगर निगम हमारे पास जो अध्यक्ष होता है इसका, वो कहलाता है महापौर। और बिहार में आपको बताना है कि कुल कितने नगर निगम हैं। आपको जानकारी शेयर होगा कि बिहार यूपी से छोटा राज्य है जनसंख्या के आधार पर भी, लेकिन जब नगर निगम की बात आएगी तो वह यूपी से अधिक नगर निगम अपने पास इस समय वर्तमान में रखता है। चलिए, तो ये है हमें अपने बिहार के नगर निगमों का पूरी की पूरी सूची। तो बिहार प्रदेश के नगर निगम, कुल 19 नगर निगम बिहार के अंतर्गत आते हैं। पटना अपने आप में जो नगर निगम है, उसमें जो वार्ड संख्या है या जो सभासदों की संख्या है, वो अपने आप में उसमें 75 है। क्या 75 से ऊपर हमारे पास कोई और नगर निगम मिलता है? तो कोई नगर निगम नहीं मिलता। इसके आधार पर हमको ये पता लगता है कि जो पटना बिहार की राजधानी है, वही सबसे बड़ा नगर निगम है। लेकिन यूपी में आपको यहाँ पे अपवाद मिलता है। यूपी में कानपुर सबसे बड़ा नगर निगम बनकर यहाँ पर आता है, लखनऊ नहीं। तो पटना सबसे बड़ा नगर निगम है, और बिहार में कुल 19 नगर निगम है। जो नवीनतम नगर निगम है वो मधुबनी और सहरसा के हमारे पास अस्तित्व में आते हैं। संवैधानिक प्रावधान क्या है? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के माध्यम से 74वां संविधान संशोधन संविधान में करा गया, और इसके माध्यम से भाग 9A संविधान में जोड़ा गया। और जब भाग 9A संविधान में जोड़ा गया तो उसमें उसके अनुच्छेद भी जोड़े गए। तो हमने कहा था पंचायतों के संविधान, पंचायतों का अनुच्छेद प्रावधान संविधान, पंचायतों का अनुच्छेद संबंधित प्रावधान के अंतर्गत हमको पंचायतों के संवैधानिक अनुच्छेद मिलते हैं 243O तक। तो नगर निकाय के स्टार्ट होते हैं 243P से, और ये जाते हैं 243ZG तक। तो नया संविधान संशोधन करा, 74वां संविधान संशोधन करा गया, जिसमें नया भाग 9A जोड़ा गया। और जो आर्टिकल्स हमको मिलते हैं, अनुच्छेद मिलते हैं, वो अनुच्छेद हमको 243P से 243ZG तक मिलते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर एक अनुसूची जोड़ी गई, और उस अनुसूची को तो बोला गया था 12वीं अनुसूची। तो इसके माध्यम से संविधान में एक 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। हमने कहा था 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई, 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई। और इस प्रकार से नगरीय स्तर पर भी हमारे पास नगर निकाय की स्थापना हो जाती है, जो कि निकाय सरकार अपने आप में कहलाती है। प्रावधान: नगर निगम में निर्वाचित सभासद सदस्यों की संख्या न्यूनतम 60 और अधिकतम 110 होनी चाहिए। यानी कि अगर आपको किसी को नगर निगम में बनाना है तो वहाँ पे न्यूनतम सभासदों की संख्या 60 और अधिकतम 110 होनी चाहिए। 5 से 10 सभासद राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर नामित करे जाएंगे। महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के माध्यम से होगा, समय 5 वर्ष का होगा, और भंग राज्य सरकार के द्वारा किसी भी समय किया जा सकता है। भंग होने की स्थिति में 6 माह के भीतर चुनाव होंगे, और जब 6 माह तक भीतर चुनाव होंगे तो शेष कार्यकाल तक वह अपने अस्तित्व में रहेगा। हम शेष कार्यकाल का प्रावधान
और वन नेशन वन इलेक्शन का प्रावधान, इन दोनों पर चर्चा भी कर चुका है और इन दोनों को अपने लास्ट लेक्चर में हम लोग जोड़ भी चुके हैं। इसलिए अब हम यहाँ से तुरंत गति से आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तो 5 वर्ष का जो कार्यकाल होगा वो अस्तित्व में आने के बाद जो प्रथम बैठक होगी वहां से 5 वर्ष के इसका कार्यकाल चलेगा। राज्य सरकार के द्वारा इसको भंग किया जा सकता है। यदि वह भंग हो जाती है तो जो शेष बचा हुआ कार्यकाल है, समझ लीजिए 3 साल के बाद चुनाव हो गया तो 2 साल का बचा हुआ कार्यकाल है, तो बस 2 साल भी अस्तित्व में रहेगी, यानी कि 2 साल के बाद फिर से चुनाव होंगे। महापौर का जो चुनाव है वह प्रत्यक्ष प्रावधान के द्वारा हमको यहाँ पर देखने को मिलता है, जबकि जो जिला पंचायत अध्यक्ष थे उनका जो चुनाव था वो अप्रत्यक्ष था, लेकिन महापौर का चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष यहाँ पर रखा गया है। आगे की बात करते हैं, तो जब आगे की बात करेंगे तो उससे पहले बस आपको जो पॉइंट ये ध्यान रखना, वो ध्यान रखना है कि नगर निगम बनाने के लिए न्यूनतम सभासदों की संख्या 60 और अधिकतम 110 होगी। अब आय के स्रोत क्या है, तो आय के स्रोत के अंतर्गत एक कर आरोपण टैक्स लगा सकते हैं, तो हाउस टैक्स आपको यहाँ पर देना होता है। राज्य सरकार द्वारा अनुदान मिल सकती है, हाँ मिल सकती है। केंद्र सरकार द्वारा आपको अनुदान मिल सकती है राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा पर, तो केंद्र सरकार द्वारा अनुदान मिले या राज्य सरकार द्वारा अनुदान मिले, यह अनुदान आपको किस प्रकार से मिलेगा, तो ये जो अनुशंसा करी जाएगी वो राज्य वित्त आयोग के द्वारा करी जाएगी। और राज्य वित्त आयोग जो डिस्ट्रीब्यूशन नेट प्रोसीजर ऑफ टैक्सेस के माध्यम से यहाँ पर ये रिकमेंडेशन करता है कि भाई कितना अनुदान इनके पास पहुंचना चाहिए। तो 3-4 स्रोत हमारे पास हो गए। 4 स्रोत में एक हो गया टैक्सेशन पॉलिसी, ग्रांट राज्य सरकार के माध्यम से, अर्थात अनुदान, यानी कि जिसका एक ऐसा दान है जिसको वापस नहीं लिया जाएगा, तो चाहे वो राज्य सरकार अनुदान दे या केंद्र सरकार अनुदान दे, ये 3 स्रोत के माध्यम से आय के साधन बनते हैं और इसकी अनुदान की जो अनुशंसा करेगी वो राज्य वित्त आयोग के माध्यम से अनुशंसा के आधार पर आपको यहाँ पर दिया जाएगा। नगर पालिका परिषद, अब जो द्वितीय चरण आता है, जो मध्य का स्तर आता है वो नगर पालिका है। नगर पालिका जो अध्यक्ष होता है उसको चेयरमैन या नगर पालिका अध्यक्ष बोलते हैं। निर्वाचित सदस्य कम से कम 25 और अधिक से अधिक 55। वहाँ पे हमको मिल रहे थे 60 और 110, यहाँ पे हमको न्यूनतम मिलेंगे 25 और अधिकतम मिलेंगे आपके पास 55। नामी सदस्यों की संख्या 3 से 5, वहाँ पे थी 5 से 10 और शेष प्रावधान नगर निगम के समान ही, अर्थात कर आरोपण होगा, ग्रांट मिल सकती है आपको राज्य सरकार के माध्यम से या केंद्र सरकार के माध्यम से। इन 3 प्रावधानों के साथ नगर पालिका यहाँ पे परिभाषित होती है। अब देते हैं नगर पंचायत। तो नगर पंचायत में जो उसका मुखिया होता है उसको फिर से नगर पालिका अध्यक्ष या चेयरमैन बुलाता है। नगर पंचायत अध्यक्ष, ये पालिका नहीं है, सॉरी, नगर पंचायत। तो नगर पंचायत अध्यक्ष, निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम से कम 10 और अधिक से अधिक 24। वहाँ पे हमारे पास न्यूनतम 25 मिल रही थी और अधिक से अधिक 55। तो 25 से 1 कम हुआ तो हो गई 24, यानी कि 24 तक हमारे पास नगर पंचायत का गठन हो सकता है। न्यूनतम सभासद संख्या कितनी होगी, 10, अधिकतम 24। नामी सदस्य 2 से 3, वहाँ पे मिल लेते 3 से 5, ऊपर मिल लेते 5 से 10, तो 5 से 10, 3 से 5 और अब यहाँ पे हो गए 2 से 30 और शेष प्रावधान नगर निगम के समान ही, अर्थात कर आरोपण आपके पास प्रावधान है। राज्य सरकार आपको अनुदान दे सकती है, केंद्र सरकार अनुदान दे सकती है और ये अनुदान आपको राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा के आधार के अनुसार ही आपको यहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि जो राज्य वित्त आयोग है वह अपने आप में फिर से एक संवैधानिक निकाय यहाँ पर बन जाता है। आगे की ओर बात करते हैं। जब आगे की ओर बात करते हैं तो आगे की ओर बात करके लेके आते हैं अपना धन्यवाद प्रस्ताव। तो अब हमने देखा कि जो न्यूनतम संख्या, अगर हम इसका फिर से एक बार पुनरावृत्ति कर लें तो न्यूनतम संख्या 60 से 110, नामित 5 से 10, महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष, समय 5 वर्ष, राज्य सरकार के द्वारा भंग करा जा सकता है, भंग होने की स्थिति पे शेष 6 माह के भीतर चुनाव करवाए जाएंगे। तो हमने देखा कि ये जो हमारे प्रावधान है ये सारे के सारे वही हैं जो कहते हैं कि नगर निगम के प्रावधान के समान। आगे की ओर देखते हैं तो कर आरोपण, राज्य सरकार अनुदान, केंद्र सरकार अनुदान, राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पे। नगर पालिका परिषद में नगर पालिका अध्यक्ष होता है। निर्वाचित सदस्य कम से कम 25, अधिक से अधिक 55। नामी सदस्य की संख्या 3 से 5, शेष प्रावधान नगर निगम के समान। यहाँ पे भी अध्यक्ष होगा। निर्वाचित सदस्य कम से कम 24, अधिक से अधिक 24, कम से कम 10, अधिक से अधिक 24। नामी सदस्य 2 से 3, शेष प्रावधान नगर निगम के समान। इसके बाद भी यदि आपका कोई प्रश्न रहता है तो आप लिख के बता सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सीरीज के माध्यम से डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा। ज्ञान अर्जन होता है तो इसको आप साझा अर्थात शेयर करना ही प्रारंभ करिए। आपका कोई प्रश्न है, कोई उत्तर आपको मुझसे चाहिए तो आप मुझे सीधे रूप से लिख सकते हैं, मैं उसका उचित अंतर आपको देने का प्रयास करूंगा। अगले लेक्चर में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।